गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाइए। सो बेटा, कुछ होमवर्क है क्या? देखिए, कल अपनी एक क्लास है तो उसमें वेव शुरू हो जाएगा, समझ गए ना? इसलिए स्किप नहीं करें कोई भी क्लास को। विस्कोसिटी खत्म करके वेव शुरू हो जाएगा। ओके। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव मतलब स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव्स। नहीं नहीं, वन शॉट क्या होता है यार? वन शॉट नहीं होगा। ये डायग्राम बनाइए। पहले डायग्राम बना लो, फिर समझ में आएगा। थोड़ा सा फास्ट लिखें, अभी सब आ जाएगा। पहले आप इसको नोट डायग्राम बना लें। अभी एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं क्या है। ये देखिए, ये जो पूरा सिस्टम है वो कैसा है? एक वायर फ्रेम है ऐसे, उसको हमने ऐसे सोप में डिप करके निकाल लिया। ये बाहर क्या है? वायर फ्रेम। वायर फ्रेम को आपने सोप सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकाल लिया। इस पे पूरे पे क्या बना हुआ है? इसके ऊपर सोप फिल्म है। इसके कितने फ्री सरफेस हैं? दो फ्री सरफेस है। अब क्या है, उसको हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल किया हुआ है। ठीक है, बहुत पतली फिल्म है तो उसको आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल पकड़ा है। उस पे एक आपने धागा जो है, पहले वो धागा पूरा मतलब कनेक्टेड है, पूरा गोल धागा कर लिया आपने और उसको ऐसे रख दिया उसके ऊपर, तो वो आराम से इसके ऊपर पड़ा हुआ है ना? अब हम क्या करेंगे, ये बीच वाला जो फिल्म है, फिल्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये अभी उसके ऊपर आराम से पड़ा हुआ है। समझ आई बात? बहुत हल्का है, इसलिए फूट भी नहीं रहा है, वो आराम से पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ वाला जो फिल्म है ना इनसाइड, इसको पंक्चर कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको पंक्चर कर देंगे तो क्या होगा? फिल्म बाहर बाहर बचेगी और ये इसको खींच के क्या कर देगा? सर्कल बना देगा। इसको ऐसे खींच के आप देखोगे तो ये सर्कल बन जाएगा पूरा। बात समझ गए? क्योंकि चारों तरफ से खींचेगा ये। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। कैसे खींचेगा? जैसे ये रिंग का एलिमेंट है, ये मतलब इसका, ये जो है यहाँ पर ऐसा है, इसके बाहर ऐसे क्या है? फिल्म है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? इस पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स टच कर रहे हैं वो फोर्स लगाएंगे ऐसे बाहर की ओर, तो चारों तरफ टीएल 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 2 टाइम्स करके फोर्स लगेगा पूरा, और ये इसको पूरा सर्कल में बना देगा और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन उसकी वजह से थ्रेड के अंदर टेंशन आएगा। तो क्वेश्चन लिखिए, लिखो द फिल्म इनसाइड, द फिल्म इनसाइड द थ्रेड इज punctured, the film inside the thread is punctured if length of the thread is, if length of the thread is
2 pi capital R, if length of the thread is 2 pi capital R, then find out the tension in the thread. Then find out the tension in the thread. ओके तो जैसे आप इसको पंक्चर करेंगे बीच वाला पार्ट, तो पंक्चर करते ही इधर से TDL 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 इंटू 2 भी आएगा, क्योंकि दो सरफेस है। फिल्म के कितने सरफेस है? सही मायने में ऐसे होगा, जो थ्रेड है ना, ये थ्रेड ऊपर और नीचे ऐसे फिल्म को ऐसे कवर किए रहेगा। ऊपर से ऐसे फिल्म टच करेगी, इधर से भी ऐसे रहेगा। तो ये और ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, इस तरह से। तो वो उसमें से पानी निकलेगा नहीं, वो ऐसे कवर कर लेगा, थ्रेड उसको पकड़ लेगा पूरा। तो हमने इसको पंक्चर कर दिया। पंक्चर करने पे क्या होगा, आप इसको सर्च करके वीडियो भी देख सकते हो, बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं इस पे। यहाँ पे ऐसे पंक्चर करेंगे, ये पंक्चर करते ही खिंच जाएगा। बात समझे? अब देखिए जब खींचेगा तो क्या होगा, इसके चारों तरफ फिल्म लगी हुई है, तो इधर एक डीएल लेंथ अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो फोर्स लगेगा इधर। इधर डीएल लेंथ सेलेक्ट करता हूं, फोर्स लगेगा ऐसे। इधर डीएल लेंथ सेलेक्ट करूंगा, फोर्स लगेगा ऐसे। इधर डीएल लेंथ, फोर्स लगेगा ऐसे। इधर डीएल लेंथ, फोर्स लगेगा ऐसे। अगर हम इस पूरे फोर्स की बात करें तो ये पूरा वेक्टर सम 0 आ जाएगा। बात समझ गए? ये डीएफ, ये डीएफ, ऐसे मैं अलग अलग लिख दे रहा हूं। अब आपको पता है बहुत सारी जगह आया है आपके पास रिंग में टेंशन निकालना। आप क्या करते हो, एक छोटा एलिमेंट काटते हो, उसके दोनों तरफ टेंशन बनाते हो, और फिर उस पर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखते हो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या किया, एक डी थीटा कट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड में भी एक करंट कैरिंग लूप में इसी तरह से टेंशन निकाला है आपने, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स से। अभी यहाँ पर क्या है, ये एंगल कितना है, डी थीटा। अब मैं थोड़ा सा इसको लार्ज बना के शो कर रहा हूं। ये एंगल आपके पास ये डी थीटा है। आप बड़ा भी कट कर सकते हो। बड़ा कट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सारे डीएफ का। तो हमने जो कट लगाया है, बहुत छोटा सा कट लगाया है। दिस इज हाउ मच, डी थीटा बाई 2, एंड दिस इज ऑल्सो डी थीटा बाई 2। सही है? इधर टेंशन का जो फोर्स है उसको मैंने टी नॉट बोल दिया, और ये भी टी नॉट है। और ये लेंथ कितना है, आर डी थीटा कितना है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स इधर आएगा टी इंटू आर डी थीटा, बोलिए, और मल्टीप्लाई बाई 2। मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों, दो सरफेस है, दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी, ये फोर्स इस तरह से लगा रहेगा। तो अब आपको पता है कि अगर ये जो टी नॉट है, इसके लिए हम यहाँ से एंगल बना लें, तो ये पहले भी सर्कुलर मोशन में भी आया है, ये डी थीटा बाई 2, इधर भी डी थीटा बाई 2। तो इधर कॉस कंपोनेंट कट जाएगा, टी नॉट कॉस डी थीटा बाई 2 एंड टी नॉट कॉस डी थीटा बाई 2। इधर आएगा टी नॉट साइन डी थीटा बाई 2, और इधर भी टी नॉट साइन डी थीटा बाई 2। क्या कहते हो? तो नीचे की तरफ जो फोर्स आएगा वो आएगा 2 टी नॉट साइन डी थीटा बाई 2। यही आ रहा है। और ये किस फोर्स को बैलेंस करेगा, सरफेस टेंशन की वजह से। तो 2t इंटू आर डी थीटा। और आपको पता है व्हेन डी थीटा बाई 2 इज वेरी स्मॉल, तो 2 टी नॉट इंटू डी थीटा बाई 2। दिखाई दे रहा है सबको इधर? तो ये आएगा 2 टी नॉट इंटू डी थीटा बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल आर कैपिटल टी आर डी थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड योर टेंशन इन द थ्रेड इज 2t इंटू आर। बात समझ गए क्या? तो ये आपका टेंशन इन द थ्रेड है। डबल क्यों किया, समझ में आ गया? हाँ, तब तो ऐसे ही पढ़ा था, आराम से फ्रीली पढ़ा था, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों तरफ थे। जैसे आपने पंक्चर किया तो बाहर वाले पार्ट ने इसको खींच लिया, उसकी वजह से ये सर्कुलर शेप में आ गया। क्लियर और नॉट? नोट करिए जल्दी।
फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया है, बस विजुअलाइजेशन का पार्ट होता है इसमें काफी। एक मिनट नोट कर लो। क्लियर? हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप। हाँ, नहीं ऊपर ही अभी टच कर रहा है। हाँ हाँ, इसीलिए तो कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन पहले जब तक आपने पंक्चर नहीं किया तब तक वो ऊपर ही पड़ा था फिल्म के। जैसे आपने बीच वाला पंक्चर किया तो वो दोनों साइड से टच कर गया। तो 2 मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एक सॉफ्ट फिल्म के कितने सरफेस होते हैं? 2 सरफेस होते हैं। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। आगे बढ़े। थोड़ा सा स्पीड से लिखे तो अपन ज्यादा इलस्ट्रेशन देख पाएंगे। थोड़ा सा स्पीड से लिखे आप लोग। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब मैं आपको फैमिलियर कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन शीट में आएंगे, लेकिन ये इस तरीके के क्वेश्चन है, अगर पहले से आपने कुछ सुना हुआ नहीं है तो आपको विजुलाइज करने में दिक्कत आएगा कि क्या हो रहा है। समझ आई बात? जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे कि सपोज इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक ये वाटर का फ्री सरफेस है, लिक्विड का, ठीक है, एक फ्री सरफेस है। और फ्री सरफेस पे जो आपको पता है लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए टी हम क्या शो कर रहे हैं? सरफेस टेंशन। ओके। अब इसके ऊपर इन्होंने क्या किया है, एक रिंग रखा हुआ है ऐसे। ये जो रिंग है उसका एक इनर रेडियस है, ठीक है, ये ऐसे गोल है। ये इनर रेडियस R1 है और इसका आउटर रेडियस R2 है। तो इनर रेडियस कितना है? इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2। रिंग आप ऐसे समझते हो, ऐसे गोल होगा, ऐसे यू घुमा हुआ है रिंग, उसका इनर और आउटर रेडियस दिया है, ये ऐसे सरफेस पे टच कर रहा है। अब हम इसको यहां से ना ऐसे उठाना चाहते हैं। समझ आई बात? तो क्वेश्चन लिखे, फाइंड आउट फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड to detach the ring from the water surface picking up vertically। ब्रैकेट में लिख लीजिए assume no gravity। assume
नो ग्रेविटी। ऐसे ही कर दिया मैंने, क्वेश्चन में जैसे दिया होगा आप वैसे दिमाग लगाएंगे। तो ये कह रहा है कि इसको डिटैच करने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें विजुअलाइजेशन है, पता है कैसा? आप ऐसे समझना कि अंदर और बाहर ऐसे, जैसे ये रिंग है आपका, ऐसे घुमा हुआ है, तो ये ऐसे सरफेस पे पड़ा हुआ है नीचे अभी। तो ये कहां से टच कर रहा है? यहां से भी सरफेस पे टच कर रहा है और यहां से भी, मतलब यहां से भी टच कर रहा है। और अब मैं जब इसको ऐसे उठाऊंगा ना ऊपर, तो फ्री सरफेस ऐसा टेढ़ा होता जाएगा। ये बात समझ रहे हो? तो जैसे हमने इसको पिक किया, तो मैं आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन शो करता हूं इसका। ये इनर रेडियस और आउटर रेडियस है। तो ये इस तरह से, इस तरह से। कितने लोग समझ पा रहे हैं कि ये विजुअलाइजेशन कैसा है? जब आप इसको ऐसे उठाएंगे तो पानी का सरफेस ऐसे यूं ऐसे टच कर रहा है। इस समय पर इसका कुछ एंगल भी बन रहा होगा। जैसे मान लीजिए ये है और ये ऐसे टच कर रहा है यूं, तो अभी दिख रहा है इसका जो सरफेस है वो ऐसा एंगल बना रहा है। तो आपको पता है कि इधर वाले लेंथ पर जो सरफेस टेंशन का फोर्स है, वो उसका अगर हम बात करें सारे मैग्नीट्यूड्स का सम, तो वो टी इंटू टू पाई आर वन है, और बाहर वाले का टी इंटू टू पाई आर टू है। बात समझ गए? अब वो कह रहा है कि बताइए कम से कम कितना फोर्स लगाएं। तो आप ऐसे देख सकते हो, जब तक सरफेस टेंशन ऐसे टेढ़ा रहेगा, समझ रहे हो, तो उसका जो सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे टेढ़ा जाएगा और उसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा और हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो वो टी इंटू टू पाई आर है, उसके हर डीएल के अकॉर्डिंग डीएल का कुछ कॉस थीटा और साइन थीटा बनेगा। तो मैंने पूछा कि कम से कम कितना फोर्स चाहिए इसको उठा लेने के लिए। तो जब मैं इसको उठा रहा हूंगा तो सरफेस ऐसे सीधा हो जाएगा, तो सीधा होने पर सारा का सारा फोर्स नीचे की तरफ बनेगा। तो अभी जैसे अगर आप देखो इस डायग्राम में मैंने कुछ एंगल दिखाया है, तो जैसे अंदर वाला फोर्स है टी इंटू टू पाई आर वन, टी इंटू टू पाई आर वन, वो अभी ऐसे एंगल पर है। वो मैंने अभी मैग्नीट्यूड जोड़ा है, ध्यान रखना। उसका टी डी एल ऐसा जाएगा और उसका कुछ कॉस थीटा नीचे की ओर आएगा और साइन थीटा इधर कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो कॉस, तो टी इंटू टू पाई आर अगर हम पूरा देखें तो नीचे की तरफ मान लीजिए टी इंटू टू पाई आर कॉस थीटा आ रहा है। अब अगर हम इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, तो मैक्सिमम तब बनेगा जब सरफेस बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा, और अब आप उठाओगे तो उठ जाएगा वो ऊपर, क्योंकि वो जो सरफेस जितना बेंड हो सकता था वो उतना बेंड हो गया। अब उसके बाद वो बेंड, मैक्सिमम फोर्स उसका कितना आ सकता है, तो अंदर वाले सरफेस पर नीचे की ओर, समझ रहे हो कितना फोर्स आएगा? टी इंटू टू पाई आर वन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉस थीटा बोला है, अब उसका मैक्सिमम वैल्यू ले लिया मैंने। वो मैक्सिमम तब आएगा जब ये सरफेस ऐसे यूं बन जाएगा सीधा, तो सारा का सारा फोर्स नीचे जाएगा। इससे ज्यादा फोर्स बन ही नहीं सकता। इधर भी टी इंटू टू पाई आर टू। तो अगर आप इसको डिटैच करना चाहते हो तो कम से कम कितना फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम सरफेस टेंशन इतना फोर्स दे सकता है उसको। और अगर आपने एफ को इससे कम रखा तो आप इसको ऊपर नहीं उठा पाएंगे। तो यहाँ पर एफ जो आपको चाहिए, दैट इज टी इंटू टू पाई आर वन प्लस टी इंटू टू पाई आर टू। विजुलाइज हुआ कि नहीं हुआ? अब ये क्वेश्चन है ना, ऐसे भी आ सकता है। इसके ऊपर एक रॉड रखी हुई है। अब वो कह रहा है कि बताइए रॉड उठाने में कितना कितना मिनिमम फोर्स चाहिए कि उठा लें। तो रॉड ऐसे होगा सीधा, तो इधर आएगा टी इंटू एल, इधर भी आएगा टी इंटू एल, और जब आप उसको उठा रहे होंगे तो फ्री सरफेस ऐसा बन जाएगा ये। तो जब बिल्कुल सीधा हो जाएगा उस टाइम पे सारा टी एल नीचे जाएगा, तो ऊपर जो आप फोर्स लगाएंगे एफ इक्वल टू टू टी या टी इंटू एल मल्टीप्लाई बाई टू, उस तरह से। यहां पर गोल था तो इधर टी इंटू टू पाई आर वन और बाहर वाले पे टी इंटू टू पाई आर टू।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, फ्री सरफेस एक ही है बेटा, ऊपर वाला ही सरफेस क्या है, फ्री है। वो इधर से भी टच कर रहा है इधर से, तो इधर वाला मैंने ले लिया R2 रेडियस पे, इधर वाले ले लिया R1 रेडियस पे। चलें आगे। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इसमें आपको दिया हुआ है एक आपके पास बड़ा ड्रॉप है, ठीक है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ड्रॉप है। ड्रॉप के कितने फ्री सरफेस हैं? ड्रॉप के एक फ्री सरफेस है, और इसका, इस लिक्विड का टी जो है वो क्या है, सरफेस टेंशन। ओके, तो ये एक ड्रॉप है, उसका रेडियस कैपिटल आर है और सरफेस टेंशन कितना है? देखो, फाइंड आउट द वर्क रिक्वायर्ड, फाइंड आउट द वर्क रिक्वायर्ड to convert this drop into n small drops, into n small drops। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है समझो, बड़े ड्रॉप है, किसी तरह से हमने इसको छोटे छोटे, उसके मैकेनिज्म की ओर ना जाएं आप, कि वो कैसे हमने उसको ड्रॉप बनाया। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन ने कहा हमने इसको छोटे छोटे एन ड्रॉप्स में बदल दिया। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, तो वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, तो आपको एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालना है। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, बड़ा ड्रॉप छोटे छोटे ड्रॉप में बदल गया है, तो पहले सरफेस एरिया कुछ अलग रहा होगा, बाद में छोटे छोटे हो जाएंगे तो उनके फ्री सरफेस एरिया हम निकालेंगे, तो इनकी जो सरफेस एनर्जी में चेंज आया है, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। बात समझ गए? वो पॉजिटिव आता है तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नल एजेंट को कुछ एनर्जी निकालनी पड़ेगी। बात समझ गए? तो सबसे पहली बात, आपने इसको n छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ दिया, कितने n, तो मैंने मान लिया इनका रेडियस स्मॉल r है, तो सबसे पहले मुझे वॉल्यूम बराबर करना है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इक्वल्स टू n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। सिंप्लीफाई करने पर कैपिटल R क्यूब इक्वल्स टू n इंटू स्मॉल r क्यूब। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको स्मॉल r नहीं दिया हुआ है, बात समझ गए ना, तो मैंने आपको स्मॉल r नहीं दिया, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो अब इधर देखिए, यहां पर r और स्मॉल r में रिलेशन आ गया है। अब आपको क्या चाहिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आप कहेंगे इट इज डेल्टा सरफेस एनर्जी, मतलब सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल। बताइए, सरफेस एनर्जी फाइनल तो एक है हमारे पास, ऐसे n है, तो ये हुआ t इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। एक मिनट मेरे को लिखने दो, t इंटू 4 पाई एक का आ गया इंटू n, ये सबका सरफेस एनर्जी आ गया फाइनल, माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी t इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। आपको पता है जो ड्रॉप है, ड्रॉप उसका सिंगल सरफेस होता है,
तो इसीलिए t इंटू 4πr², t इंटू 4πr²। इसमें कितने हैं n, तो ये हमने रख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास यहां से t और 4π मैंने कॉमन ले लिया, इधर आ रहा है स्मॉल n इंटू r²। तो स्मॉल r का रिलेशन आ रहा है कैपिटल R इक्वल्स टू कितना, n⁻³ 1/3 इंटू स्मॉल r। स्मॉल r की वैल्यू आ रही है कैपिटल R/n⁻³ 1/3। तो हमारे पास r² की वैल्यू आएगी कैपिटल R अपॉन n⁻³ 1/3 का होल स्क्वायर, यही ना, माइनस ऑफ t इंटू 4π, ओ सॉरी बाहर ले लिया हमने इसको, 4π, सिर्फ क्या बचेगा r²। इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना आ रहा है, तो ये यहाँ पे n ड्रॉप्स हो गए। अरे समझ में आ रहा है, n ड्रॉप्स हो गए एक का सरफेस एरिया, तो एक का सरफेस एरिया इंटू n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्लियर है क्या, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लो आप। n⁻⁻, तो यहां पर देखिए कितना आएगा, t इंटू 4π तो कॉमन आ गया, n⁻⁻ 1/3 माइनस 1 इंटू r²। बात समझ गए। तो दिस इज व्हाट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इतना समझ गए क्या। चलें आगे। चलें आगे। क्लियर, t इंटू 4π हमने कॉमन ले लिया है, n इंटू स्मॉल r²। तो n की वैल्यू आपके पास ये जो है, और ये स्मॉल r की वैल्यू है कैपिटल R अपॉन n⁻⁴। ठीक है, समझ आई बात। तो नेक्स्ट देखिए, मिटा दो ये। अब एक और हम लोग कॉन्सेप्ट ऐड कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसका प्रूफ आपको नहीं बता रहा हूं, अननेसेसरी उसमें टाइम वेस्ट होगा अपना। तो एक रिमार्क आपको लिखना है, ये क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं बता रहे हैं, अननेसेसरी उसमें 15 मिनट वेस्ट होगा और फाइनल आउटपुट यही रहने वाला है। बात समझ गए। तो देखिए, आपने अभी तक एक्सेस प्रेशर निकाला, मैंने आपसे क्या बोला, अगर पार्ट ऑफ स्फीयर है तो आपका आंसर अगर सिंगल सरफेस है तो 2T/R, और डबल सरफेस है तो 4T/R। और वो सरफेस स्फेरिकल था, स्फेयर समझते हो ना, लेकिन वो स्फेयर पूरा हो चाहे पार्ट ऑफ स्फेयर हो, आंसर वही था, यस और नो। अब जो मैं आपको सरफेस दिखाने वाला हूं उसमें 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है। 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपने टायर देखा है, देखा ही होगा। अगर टायर का ऐसे वाला सरफेस देखो, ये वाला ऐसे है, ये 2 तरफ से घुमा हुआ है। एक तो मेरा हाथ देखो, ये घुमा हुआ है, दिख रहा है ये, एक तो ये बेंड है, प्लस टायर ऐसे भी बेंड है। बात समझ में आया, टायर तो देखा होगा, टायर ऐसे घुमा हुआ है नीचे, और साथ के साथ ये मेरा हाथ भी घुमा हुआ है, ये देखो ऐसे। स्फेयर में क्या होता है, वो चारों तरफ एक जैसा बेंड होता है, लेकिन जो टायर ट्यूब जैसी सिचुएशन है उसमें 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक ऐसा और एक इस तरफ भी है। तो एक तो ये ऐसे घुमा हुआ है और ये वाला पार्ट भी घुमा हुआ है। तो अगर आपके पास डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर हो तो आपको क्या करना है, बात समझ गए। इसका भी मैं आपको बता देता हूं, जो यूज आपके पास आने वाला है वो यूज जो डायरेक्टली आएगा
वो आपके लिए सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए आएगा। किसके लिए? सिलेंडर कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, कर्व, ध्यान से देखना, ये मेरा हाथ ऐसे बेंड है, स्फेयर को मैं ऐसे बना के दिखाता हूँ, ये चारों तरफ ऐसे घुमा हुआ है, स्फेयर ऐसे यूं घुमा हुआ है, सिलेंडर ऐसे घुमा हुआ होगा, बोलो। उसके ना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर तो रेडियस ऑफ सिलेंडर है, और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है। और अगर उसी को हम ऐसे बैंड कर दें तो टायर ट्यूब बन जाएगा, टायर जैसा। समझ गए? तो इस केस में इसका प्रॉपर प्रूफ है। एक ऊपर हम छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, आर डी थीटा आर डी फाई, उस पर सरफेस टेंशन के फोर्स बनाऊंगा, एक्सेस प्रेशर की इक्वेशन लिखूंगा अंदर और बाहर से एक छोटा एलिमेंट मान के, ठीक है। उसका आउटपुट क्या आएगा आप देखिए। तो यहाँ पर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो ध्यान से देखना। एक तो ये ऐसे बैंड है, तो एक ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मान लेते हैं कि ये R1 है और ये वाला R2 है। बात समझ गए? तो दो तरफ बेंडिंग दिखा रहा हूं, एक ये बेंडिंग दिखा रहा हूं और एक ये बेंडिंग दिखा रहा हूं। अभी मैं कह रहा हूं कि ये सिंगल सरफेस है, ओके। तो सिंगल सरफेस है, तो ये अंदर का प्रेशर हो गया P इन और बाहर का प्रेशर हो गया P आउट। आपको कुछ नहीं करना है, P इन माइनस P आउट, दैट इज नहीं, T अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। क्या करना है आपको? T अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। दो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो ऐसे होगा। अब जैसे स्फेयर होता है ना, स्फेयर में सारे तरफ रेडियस क्या आता है? सेम आता है। तो आप R1 R2 इक्वल डाल देंगे, तो ये बन जाएगा 2T/R। बात समझ गए? ये याद रख लोगे। अच्छा, अगर मान लीजिए डबल सरफेस है, मतलब अगर ये सोप फिल्म है, ओके, डबल सरफेस, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे तो, बट डायरेक्ट मान लो कहीं पूछ लिया जाए, तो ये एक दो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिख रहे हैं आपको, एक R1 और एक R2, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये सिंगल सरफेस नहीं है। कितने सरफेस है? डबल फ्री सरफेस है। तो डबल है तो कुछ नहीं करना है आपको, P इन P आउट, तो दिस विल बी P इन माइनस P आउट, दैट इज इक्वल्स टू P in minus P out, that is 2T/1/R1 प्लस 1/R2। अरे बात समझ में आया कि नहीं? तो ये आएगा डबल। अब आप इसको, अगर स्फेरिकल डबल सरफेस होता है तो 4T/R आता है, तो स्फेयर के लिए R1 R2 बराबर होते हैं, तो ये बन जाएगा 4T/R, ऊपर बन जाएगा 2T/R। तो अगर आपका सरफेस स्फेरिकल है तो आप कहेंगे R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R। अगर आपका सरफेस सिलेंड्रिकल है, जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी, इफ सरफेस इज सिलेंड्रिकल, इसका मतलब एक रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 तो R हो जाएगा और R2 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर सिंगल सरफेस है तो आंसर आएगा T/R, डबल सरफेस है तो 2T/R। तो सिलेंडर में ऐसे सीधा रहेगा, और सिलेंडर को अगर ऐसे बेंड कर दिया तो एक और रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसको नोट करिए। इसका प्रूफ है, आप अपने आप भी कर सकते हो। मैंने कैसे प्रूव किया है? जैसे हमने उस पर प्रूव किया ना, हेमी स्फेयर लेके, इस पे आप एक छोटा सा, इधर माने डी थीटा, इधर माने डी फाई, और एक छोटा सा कट निकाल लें, R1 डी थीटा R2 डी फाई, उसका एरिया है R1 डी थीटा R2 डी फाई, छोटा छोटा, अंदर से प्रेशर का फोर्स, बाहर से प्रेशर का फोर्स। फिर ऐसे चार कट लगे हैं क्या, R1 डी फाई, R2 डी फाई, R1 डी फाई, R2 डी, इनका फोर्स ऐसे जाएगा, उनका रिजल्टेंट नीचे आएगा, इधर वाले दो का फोर्स ऐसे जाएगा, रिजल्टेंट नीचे आएगा, उसको सॉल्व करने पे यही आएगा। बात समझ गए? इसका प्रूफ कोई आपसे पूछ नहीं रहा है। तो सिलेंड्रिकल सरफेस में इसका यूज में लेने के लिए मैंने ये पढ़ाया आपको।
हेडिंग डालिए एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये आगे यूज में आएगा, बट हमने एक्सेस प्रेशर पढ़ लिया है, तो उसके बाद ये चीज हमने रिवील कर दिया कि अगर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर आते हैं तो इस तरह से यूज करना है। याद रखिए पूरा सिलेंडर बनना जरूरी नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सिलेंडर, पार्ट ऑफ अ स्फीयर। आप ये एक्सेस प्रेशर की इक्वेशन लिख सकते हैं। अरे यार किसी को भी R1 बोल दो, किसी को भी R2 बोल दो यार, ऐसे कैसे मतलब पढ़ रहे हो तुम लोग। मैं किसी को भी R1 बोल सकता हूँ, किसी को भी R2 बोल सकता हूँ। मैंने ऐसा नाम थोड़ी रखा है कि मैं इसी को R1 बोल रहा हूँ और इसको R2 बोल रहा हूँ। भाई आप खुद सोचो ना, R1 R2 नाम किसी का भी रख दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। एक इन्फिनिटी है और एक रेडियस ऑफ सिलेंडर के बराबर है। हेडिंग डालिए एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो कभी आप गार्डन में गए हो सुबह सुबह, तो एक मिनट थोड़ा समझ आओ, डेट आ चुकी है तो थोड़ा सा हम लोग इधर कंसंट्रेट करें। तो कभी आपने लोटस लीफ देखा हो, या मान लीजिए कोई और पत्ता भी देखा हो सिंपल, उस पे आपने देखा है पानी इस तरह से घूमता रहता है आराम से। तो भी हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये जो लिक्विड्स हैं, जैसे आप उसी पानी को यहाँ जमीन पे गिरा दोगे तो फैल जाएगा, लेकिन उसी लीफ के ऊपर वो आराम से ऐसे ऐसे तैरता है, देखा है क्या। तो हेडिंग डालिए एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखा ही नहीं कभी यार, देखा तो होगा यार कभी नहीं, कीचड़ में नहीं होगा यार ये। हेडिंग डालिए एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है आपको, जो हम बताएंगे वो ऑन एन एवरेज एस्पेक्ट से बताएंगे आपको। बात समझ रहे हो, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्कशन होगा, तो उसको ज्यादा तोड़ना मरोड़ना नहीं है, जैसे बता रहे हैं वो उसको रीजन को आपको समझना है। तो कॉन्टेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट किसको कहा जाता है। तो जैसे आपने कभी, अगर आप क्या कहते हैं लैब में जाते हो, आपने ब्यूरेट देखा होगा, पिपेट देखा होगा, उसमें ऊपर जब आप उसमें लिक्विड में रीडिंग पढ़ रहे होते हो टाइट्रेशन करते वक्त, तो उसमें ऐसे मेनिस्कस दिखाई देता है, ये घुमा हुआ। साइड में आपने देखा होगा, कभी आपने अगर ट्यूब में पानी देखा हो, मतलब पिपेट ब्यूरेट हटा देता हूं मैं, कभी आपने ट्यूब में पानी देखा हो, तो उसमें पानी इस तरह से ऐसे, जब आप ट्यूब में देखेंगे तो आपको वो इस तरह से थोड़ा दिखाई देता है, मेनिस्कस टाइप का ऐसे घुमा हुआ। तो हम इसका रीजन बता रहे हैं कि ये कैसे बन रहा है। तो ये जो सारी कहानी है ये डिस्कस होती है लिक्विड के सरफेस पर यहाँ, और ये सॉलिड जहां पर कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ये सारी स्टडी इस जगह पर है, इसलिए इसका नाम क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट पर बात हो रहा है, जहां सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में आ रहे हैं वहां पर क्या सिचुएशन बन रही है। समझ आई बात। जैसा कि आप लोग जानते हो कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड अपने आप को ऐसे एडजस्ट करता है जैसे उस पर फोर्स लगता है वो उसके परपेंडिकुलर एडजस्ट होता है। तो इधर मैंने आपको एक कंटेनर शो किया है, ये सॉलिड कंटेनर है आपका, इधर से खाली नहीं है, सिर्फ इतना पार्ट डिस्कस करने के लिए इतना बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लिक्विड जो है वो इसको टच कर रहा है। तो ये जो लिक्विड है, पहले यहाँ पर हम देखते हैं, एक लिक्विड इसको ऐसे टच कर रहा है। अब इसका सरफेस यहाँ पर कैसे बनेगा। तो पहली बात, दो तरीके के फोर्स जो आप जानते हो, अगर सिमिलर सब्सटेंस के बीच में फोर्स हो उसको बोला जाता है कोहेसिव फोर्स, और अगर डिफरेंट सब्सटेंस के बीच का जो फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स। तो हम यहाँ पर कांटेक्ट के मॉलिक्यूल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इस जगह पर क्या हो रहा है कि इधर ये पूरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इसको घेरे हुए,
तो ये लिक्विड का ही पार्टिकल है, सरफेस का है, इसके इधर वाले जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको अपनी ओर खींच रहे होंगे, इसको बोलेंगे हम कोहेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे? तो ये कोहेसिव मतलब लिक्विड का पार्टिकल है और लिक्विड ही खींच रहा है, तो ये ऐसे फोर्स लगाएगा, ये ऐसे फोर्स लगाएगा, ये ऐसे फोर्स लगाएगा, ये ऐसे फोर्स लगाएगा। बात समझ गए? तो ये जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है। क्या है वो? इंटरनल, मतलब सेम सब्सटेंस के बीच में। तो इन सब का रिजल्टेंट कुछ इधर आ रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया FC। तो कोहेसिव फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, समझ आई बात? और यहां पर ये जो लिक्विड का पार्टिकल है ये सॉलिड के साथ यहाँ पे टच कर रहा है। तो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पर डिस्कशन कर रहे हैं, कोने पे। बात समझ गए? तो यहाँ वाला जो पार्टिकल है इस पर जो सॉलिड सरफेस है उसका पार्टिकल वो इस पे इधर एडहेसिव फोर्स लगा रहा है। तो ये है एडहेसिव फोर्स और ये क्या है? कोहेसिव फोर्स। तो मैंने आपको बताया कि जहां पर ये कांटेक्ट में आएंगे, ये दीवार हो गई, ये पानी यहाँ कांटेक्ट में आ रहा है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उस पर अपने वाले मॉलिक्यूल्स जो फोर्स लगा रहे हैं वो कोहेसिव फोर्स है, और यहाँ पर जो सॉलिड कंटेनर वाला जो पार्ट मॉलिक्यूल है वो इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो है एडहेसिव। तो अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसके हिसाब से यहाँ पर फ्री सरफेस का शेप एडजस्ट होगा। बात समझ गए? तो यहाँ हम बिल्कुल मॉलिक्यूल, वैसे तो हमने पता है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए था, सिंपली रखा हुआ है पानी, लेकिन कोने पर ये काम, ये बात एप्लीकेबल नहीं हो रही है, बिकॉज वहां पर और भी फोर्सेस हैं और वो है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। बात समझ गए? तो यहाँ पर जो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स है उसमें कोहेसिव फोर्स का मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो देखिए कोहेसिव फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर है, F कोहेसिव हॉरिजॉन्टल और F कोहेसिव वर्टिकल। ओके, वैसे जो डिस्कशन होगा वो ओवरऑल कोहेसिव और एडहेसिव के बिहाफ पे होगा, बहुत ज्यादा माइन्यूट कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। बात समझ गए? अब यहाँ पर अगर एडहेसिव ज्यादा हो कोहेसिव फोर्स के हॉरिजॉन्टल से, इसको हम लोग सिंपली ऐसे बोलेंगे कि यहाँ एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू, एडहेसिव मतलब चिपकाने वाला, समझ आई बात? कोहेसिव मतलब आपस में खींचने वाला। तो हम कह रहे हैं अगर एडहेसिव फोर्स किससे ज्यादा है? कोहेसिव फोर्स से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर बचेगा और इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे टेढ़ा आएगा। तो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि इफ योर एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स का हॉरिजॉन्टल, लेकिन सिंपल बात करें तो कोहेसिव फोर्सेस से एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो रिजल्टेंट किधर आ रहा है? इधर। तो देखिएगा आप फ्री सरफेस कैसे एडजस्ट होगा इसका। यहां पर नेट फोर्स आएगा कुछ ऐसे, ये F नेट है, किसकी वजह से इधर आया? एडहेसिव ज्यादा होने की वजह से नेट इधर आया। बात समझ गए? और नेट इधर आने का मतलब है फ्री सरफेस ऐसे एडजस्ट होगा। समझ गए? तो ये जो नेट फोर्स है उसके परपेंडिकुलर कौन एडजस्ट हो रहा है? फ्री सरफेस। तो ये फ्री सरफेस आप ऐसे देख रहे हैं। बात समझ गए क्या? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पता है क्या होता है? इस जगह पर जाकर आप लिक्विड के सरफेस पे क्या बनाएंगे? टेंजेंट। किसके सरफेस पे? ऐसे। और यहां पर सॉलिड पे टेंजेंट बनाएंगे जो लिक्विड के अंदर जाना चाहिए, और वहां से जो ये एंगल नापेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। फ्री सरफेस पे टेंजेंट, सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट जो इनसाइड लिक्विड जाएगा, उसके साथ जो एंगल बनेगा उसको बोला जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। और यहां पर ये थीटा आपको एक्यूट नजर आ रहा है। कैसा नजर आ रहा है? एक्यूट। एक्यूट का मतलब कि यहां पर ये एंगल आपको लेस देन 90 डिग्री दिख रहा है। ऐसे लिक्विड्स को हम लोग वेटिंग लिक्विड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटिंग लिक्विड मतलब, अच्छा वेटिंग लिक्विड मतलब ये अकेले की प्रॉपर्टी नहीं है,
ये लिक्विड इस सॉलिड के सरफेस को वेट करेगा, मतलब अगर आप इस लिक्विड को सॉलिड के सरफेस पे गिरा दे तो वो चिपकेगा। वेटिंग लिक्विड का मतलब उसको गीला करेगा, उस पे चिपकेगा। तो ऐसे जो अगर एडहेसिव ज्यादा है और कोहेसिव कम है तो ये नेट फोर्स कुछ इधर जाएगा और उसके परपेंडिकुलर फ्री सरफेस एडजस्ट होगा, और इस थीटा को ही हम क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर हम इसका दूसरा कंडीशन बात करें, अगर कोहेसिव ज्यादा है किससे, एडहेसिव से, मैं हॉरिजॉन्टल दिखा रहा हूं, बहुत स्पेसिफाई कर रहा हूं कि यहां पर ये आपका सॉलिड है, बताइए अगर ये ज्यादा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट बचेगा राइट में, और राइट और कोहेसिव का रिजल्टेंट बनेगा कुछ इधर अंदर जाएगा, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा जा रहा है। बोलिए ये कब होगा, जब कौन से फोर्सेस ज्यादा होंगे, कोहेसिव। तो यहां पर जब आप फ्री सरफेस एडजस्ट करेंगे तो फ्री सरफेस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर सेट होता है, ये रहा। तो आप यहां पर नोटिस करो, इस जगह पे बात हो रही है, बात समझ में आया। तो अगर हम यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट बताएंगे तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऑन द फ्री सरफेस एट द कांटेक्ट, यहां टेंजेंट बनाओगे, और सॉलिड पे टेंजेंट बनाओगे नीचे, और जब आप ये एंगल नापोगे तो ये एंगल आएगा ऑब्ट्यूस एंगल। अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो यहां एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, एक्यूट। उधर ऑब्ट्यूस कब बनता है, जब कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो, जब उनके आपस के फोर्स ज्यादा हो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस बनेगा। और एडहेसिव ज्यादा हो तो इस लिक्विड को बोलते हैं नॉन वेटिंग। क्या बोलते हैं, मतलब इसको अगर आप सरफेस पे गिरा देंगे, जैसा कि मैंने आपको लोटस लीफ पे बताया, तो उस सरफेस पे पानी उसको गीला नहीं कर रहा है, आप पानी इधर उधर ले जाते हो, वो पूरा का पूरा पानी एक साथ इधर उधर जाता है, बात समझ में आ रहा है। तो वो उस सरफेस को वेट, लेकिन वही चीज अभी यहाँ पानी इस टेबल पे गिरा दो तो पानी फैल जाएगा, वो चिपक जाएगा। तो ये आपका कैसा है, एक्यूट एंगल, इसको कहा जाता है वेटिंग लिक्विड। ये है ऑब्ट्यूस एंगल, ये नॉन वेटिंग लिक्विड है, और ये प्रॉपर्टी है अकेले लिक्विड की नहीं, लिक्विड और जिस सरफेस पे ये कांटेक्ट में है, ये इन दोनों का मिलाकर प्रॉपर्टी है। बात समझ में आया कि नहीं। तो पहले ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैंने अभी बोला था पीएचडी मत करना ज्यादा, हम यहाँ कोने की बात कर रहे हैं, इस जगह पे। कौन सा नीचे का पानी, ये तो बताओ, मतलब कहाँ पे, यहाँ किस जगह की बात करें। नहीं, वो तो लिक्विड को अपनी जगह बनानी है, आप समझ ही नहीं रहे, ये सारा कुछ हम सरफेस पे पढ़ा रहे हैं। और सरफेस के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेला सरफेस ही खींचेगा, मॉलिक्यूल तो कनेक्टेड है ना। बट हो क्या रहा है यहाँ, इस एडहेसिव फोर्स की वजह से सरफेस थोड़ा खींचा हुआ है, बात समझ गए। तो वो तो पूरे सब जुड़े हुए हैं ना, उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो वो तो साथ में ही रहेंगे। ऐसे थोड़ी कि पानी का एक मॉलिक्यूल जा रहा है बाकी सब वहीं रुके रहेंगे, उनके अंदर इंटरनल फोर्स भी तो लग रहा है। आ गया समझ में। 90 हो जाए तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा। उसका मतलब है कि एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का हॉरिजॉन्टल बराबर है, तो नेट फोर्स नीचे जाएगा। उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अगर हम आपको एक्चुअल डेटा बताना चाहें तो सिल्वर के ग्लास में अगर पानी डालेंगे आप, कौन से ग्लास में, सिल्वर के ग्लास में पानी डालेंगे तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 बनता है। समझ आई बात। तो उसको वेटिंग नॉन वेटिंग किसी भी कैटेगरी में ना रखें आप। सॉलिड सरफेस पे भी टेंजेंट लिया है, और एक बार आप डायग्राम बना लो, अभी मैं पूरी स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। थोड़ा सा फास्ट हाथ चलाएं।
बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं सब, एक एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, फटाफट लिखो उसको। अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप क्या बोला करेंगे, अगर कोहेसिव ज्यादा है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज बनेगा, अगर एडहेसिव ज्यादा है तो एक्यूट बनेगा। लिखो पहले, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज, angle of contact is the property of liquid and solid in contact, liquid and solid in contact। मतलब ये अकेले की प्रॉपर्टी, आप ऐसे नहीं बोल सकते इस लिक्विड का कांटेक्ट एंगल ये होगा। कांटेक्ट एंगल किसके साथ, तो वो मटेरियल जो आएगा वो सॉलिड और लिक्विड दोनों को मिलाकर प्रॉपर्टी होगी। इसलिए मैंने पहला ही लाइन लिखा दिया है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट। ठीक है, तो लिखो, लिखो एट द contact of liquid surface and at the contact of liquid surface and solid, the angle between tangent on the liquid surface, the angle between tangent on the liquid surface and the tangent on the solid surface and tangent on the solid surface which goes inside the liquid, is called एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ गया? डेफिनेशन पढ़ लो, क्लियर होगा आपको। कहां कहां पर टेंजेंट खींचना है, एक तो सॉलिड, एक तो लिक्विड पे टेंजेंट खींचना है सरफेस पर, दूसरा सॉलिड सरफेस पे आपको खींचना है, लेकिन जाना कहां है, अंदर। उन दोनों के बीच का एंगल, सॉलिड पे टेंजेंट, लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट, ये एंगल, दिस इज एक्यूट और इधर ऑब्ट्यूज। तो सॉलिड पे टेंजेंट जो बनेगा वो किधर जाना है आपको, लिक्विड के अंदर। ये है लिक्विड यहां पर, ये है लिक्विड यहां पर। हमने सिर्फ कहां पर आपको एक्सप्लेन किया है, एट द कांटेक्ट। बात समझ गए? तो आपको पता है कि जब कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज बन रहा है, और एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो एक्यूट बन रहा है। बात समझ गए? तो नीचे वैसे तो मैंने डायग्राम में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना, कि कोहेसिव ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज बनेगा, एडहेसिव ज्यादा है तो एक्यूट बनेगा। बात समझ गए? अब देखिए, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, इस पे आपने एक लिक्विड का ड्रॉप गिराया, अगर ये सॉलिड और वो लिक्विड इसको वेट करता होगा तो आप देखेंगे कि ड्रॉप इस पे ऐसे फैलेगा, ड्रॉप ऐसे फैलेगा। तो यहां पर टेंजेंट बनाओगे ऐसे, सॉलिड पे बनाओगे ऐसे, इनसाइड लिक्विड, ये एंगल कैसा है, तो ये थीटा क्या है, एक्यूट। तो ये है वेटिंग। और अगर इस सरफेस पे नॉन वेटिंग लिक्विड गिरेगा, ऐसे बनाएगा वो। बात समझते हो? इसका मतलब इनके आपस के फोर्स ज्यादा हैं, एडहेसिव फोर्स कम है, तो ये नॉन वेटिंग लिक्विड है। और अगर आप इसमें पूछेंगे व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ये ऐसा है, ये जो आप बनाएंगे दिस इज व्हाट, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज नॉन वेटिंग लिक्विड। तो जब आप लोटस लीफ पे जो पानी को घूमते हुए देख रहे हैं,
वहां पर लोटस लीफ के कंपैरिजन में पानी का आपस में फोर्स ज्यादा है, और उस लीफ पर जो आप देख रहे हैं वो फोर्स क्या है, लीफ की वजह से फोर्स कम है, इसलिए वो कैसा है, नॉन वेटिंग। लेकिन वेटिंग होगा तो एडहेसिव फोर्स ज्यादा आएगा। बात समझ गए? तो देखो कुछ आपको ध्यान रखना है कि हमारा अगर प्योर वाटर एंड ग्लास, इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट लेना है आपको 0 डिग्री लेना है। कितना लेना है? 0 मतलब समझ रहे हो, ये सरफेस ऐसे सीधा खड़ा रहेगा यहाँ पे ऐसे, ताकि जब आप टेंजेंट बनाओगे तो वो दोनों एक ही तरफ चले जाएंगे। तो थीटा क्या मानना है आपको? 0। थीटा 0 ऐसे दिखेगा, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये सॉलिड है, यहाँ पर टेंजेंट खींचोगे तो उसका टेंजेंट भी नीचे जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हो, तो ये एंगल ऑलमोस्ट क्या है, 0। तो फ्री सरफेस का टेंजेंट भी नीचे जाना चाहिए, सॉलिड का टेंजेंट भी नीचे जाना चाहिए। इसका मतलब वो कैसा होगा, 0 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट प्योर वाटर का ग्लास के साथ। क्लियर है? अगर हम वाटर को इम्प्योर लें तो वो 0 डिग्री नहीं बनता है, होता तो एक्यूट ही है, लेकिन वो एग्जैक्टली 0 नहीं होता है, कुछ कम वैल्यू का होता है। हम आपको डेटा नहीं दे रहे हैं, अननेसेसरी आप लोग डेटा के चक्कर में भागने लगते हो फिर इधर उधर। नेक्स्ट आएगा आपके पास, अगर हम बात करें ग्लास विद मरकरी, है ना, इतना बड़ा कौन लिखेगा, ग्लास विद Hg, तो थीटा जो आएगा ऑब्ट्यूस, क्या आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। वैसे इन जनरल हम लोग इसको क्वेश्चंस में, वैसे तो हम लोग लिख देते हैं क्या होगा, 180 डिग्री भी दे देते हैं, क्या देते हैं, 180 डिग्री, लेकिन ये एग्जैक्टली 180 नहीं होता है कुछ। अरे यार तुम लोग है ना, मैथ्स को मत लगाओ यहाँ ज्यादा। ये आपका जो ये एंगल है, ये हमारे लिए ऑब्ट्यूस एंगल ही बोलेंगे हम लोग इसको, ठीक है। ये 180 डिग्री बनेगा, क्लियर और नॉट। लेकिन 180 से कम होता है, डेटा हम नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको बताएगा लगभग 138 डिग्री के आसपास होता है। बात समझ गए? और कहीं इधर उधर अलग अलग भी लिखा हुआ हो सकता है। बात समझ गए ना? तो ग्लास और मरकरी के लिए कितना लेना है आपको, ऑब्ट्यूस एंगल, वो क्वेश्चन आपको बता देगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो अब हम लोग इसका यूज करते हैं, हेडिंग डालिए कैपिलरी एक्शन। उसमें तो बेटा थर्मल एजिटेशन भी होता है, उसके पास इतनी एनर्जी आ रही है कि उसकी वजह से थर्मल एजिटेशन है, वो अलग चीज है। बट उसकी वजह से उसके सरफेस टेंशन भी फर्क पड़ेगा क्योंकि वो गर्म है, और उनके आपस में फोर्स पे भी फर्क पड़ेगा क्योंकि वहां पर और दूसरी एनर्जी भी आ रही है उसके पास। यहाँ पे हम लोग कोई और एनर्जी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? तो वेटिंग लिक्विड किसको कहेंगे और नॉन वेटिंग लिक्विड। तो हेडिंग डालिए कैपिलरी एक्शन। हाँ, बेटा थोड़ा सा क्लास को ध्यान से सुने, मैंने बोला है कांटेक्ट एंगल अकेले लिक्विड की प्रॉपर्टी, पहले ही लाइन में क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड, उन दोनों की प्रॉपर्टी है। तो पानी जो है अभी जमीन पे गिरा दोगे फैल जाएगा, लोटस लीफ पे है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो पानी तो वही है। तो पानी के अकेले कांटेक्ट एंगल की बात नहीं हो रही है, बिना सरफेस के हम बात नहीं करेंगे, दोनों की प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो नेक्स्ट लिखिए कैपिलरी एक्शन। देखिए कैपिलरी एक्शन क्या होता है, तो जैसे हम लोग, ये एक हमारे पास लिक्विड है ना, ये एक लिक्विड है, इसका यहां पर टी क्या है, सरफेस टेंशन। टी क्या है, सरफेस टेंशन। इसके सरफेस की जो प्रॉपर्टी है वो हमने सरफेस टेंशन बता दिया। इसमें हमने एक कैपिलरी ट्यूब, मतलब एक ट्यूब जिसका डायमीटर बहुत कम हो, बहुत कम डायमीटर हो, उसको हमने अंदर इंसर्ट कर दिया।
तो जब आप इसको इंसर्ट करेंगे, बनाने के लिए हम बड़ा बना रहे हैं, बट वो है क्या? तो पहले आप ऐसे समझो कि एक ट्यूब जो है, स्मॉल ट्यूब, ये हमने डिप कर दिया। तो आप क्या देखेंगे, इस ट्यूब में पानी अपने आप ऊपर चढ़ जाता है। देखा नहीं है आपने, लेकिन हाँ सभी लोग कर रहे हैं, देखा है। चलो एक मिनट, आप अपन इधर बात कर लेते हैं ना। देखिए यहां पर क्या होगा, अगर ये वेटिंग लिक्विड है, कैसा है, वेटिंग लिक्विड, मतलब जो आपने ट्यूब का मटेरियल लिया है उसके साथ अगर लिक्विड, वेटिंग लिक्विड है, तो एक्यूट एंगल बनेगा, और एक्यूट एंगल है तो लिक्विड ऊपर ऊपर चढ़ेगा ऐसे। बात समझ गए? तो ये लिक्विड ऐसे ऊपर राइज करके जाएगा। पहली बात सबको समझ में आ रही है? अगर वो ऑब्ट्यूस होता तो वो ऊपर चढ़ने के बजाय और डिप्रेस कर जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो हम लोग थीटा एक्यूट लेके कैलकुलेशन करते हैं, और उसमें अगर थीटा ऑब्ट्यूस आ जाए तो आप वैल्यू डाल देना, जो आंसर प्लस में आएगा वही आप माइनस में कंसिडर करेंगे, यानी अंदर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये लिक्विड सरफेस है, इसके अंदर आपने कैपिलरी डिप कर दिया, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर है कैपिलरी ट्यूब का, तो आर इज द रेडियस ऑफ ट्यूब। टी सरफेस टेंशन है, और थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मटेरियल ऑफ ट्यूब एंड लिक्विड। तो ये जो लिक्विड है वो यहां से क्या करता है, ऊपर राइज करता है, और ये राइज करते करते यहां पर इसने इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया। तो ये कितना हाइट राइज करेगा, हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। बात समझ गए? तो मान लेते हैं कितना राइज हुआ है, h हाइट। अब ये ऊपर उठा है, लिक्विड ऊपर चला गया। एक बात बताइए, अगर ये ट्यूब है, तो जैसे ये सरफेस, ये ट्यूब है, ऐसे ट्यूब ऐसे चारों तरफ से टच कर रहा होगा ना, तो कांटेक्ट ऐसे बनेगा। देखो जैसे फ्लैट है, कांटेक्ट पे यहाँ पे भी कांटेक्ट बनेगा, यहाँ पे भी कांटेक्ट बनेगा, यहाँ पे भी कांटेक्ट बनेगा। तो ये जो पूरा सरफेस होगा मेनिस्कस, वो एक स्फीयर का पार्ट होगा, ऐसा होगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि इधर भी टच करेगा, इधर भी टच करेगा, इधर भी टच करेगा, इधर भी टच करेगा, तो ये इस तरह से मेनिस्कस बनेगा ऊपर। बात समझ गए? तो ये जो ऊपर राइज कर रहा है, ये जो वहां पे सरफेस बन रहा है ना मेनिस्कस ऐसा, वहां पर जो सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है, उसके हिसाब से जो ये लिक्विड के ऊपर जो फोर्स आएगा वो ऊपर की ओर आएगा, और ये ऊपर चला जाएगा। बात समझ गए? जैसे कि मेरे पास यहां का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना, P0। अब ध्यान से समझना, ऊपर जो है स्मॉल r, मैंने किसका रेडियस लिखा है, ट्यूब का। और ये थीटा आप क्या देख रहे हैं, थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ये सरफेस दिखाते हैं। तो पहली बात ये ध्यान रखना, ये रेडियस ऑफ ट्यूब है, और ये एक स्फीयर का पार्ट है, ऐसा है ये, एक्चुअली ये ऐसा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्फीयर बनाएंगे हम, वो ऐसा होगा। बात समझ में आया? वो जो मेनिस्कस है वो एक स्फीयर का पार्ट है, वो स्फीयर मैंने घुमा दिया, ये कुछ ऐसा है। ऊपर जो स्फीयर बन रहा है वो ऐसा है, ये स्फीयर है, और यहां पर ये जो ट्यूब है, समझ रहे हो, यहां पर ये इस तरह से मेनिस्कस बना हुआ है, और यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना दिख रहा है आपको, ये एंगल थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं? तो ये जो ऊपर मैंने बनाया ना, ये स्फीयर शो करने के लिए बनाया है कि वो एक स्फीयर का क्या है, पार्ट है। तो अब हम लोग इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे वो आप दो तरह से कर सकते हो। जैसे जो लिक्विड की जो बाउंड्री है ना ऐसे, उस पे आप जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आ रहा होगा, तो इसको हम ऊपर की तरफ शो करेंगे उन मॉलिक्यूल्स के थ्रू। तो ये ऊपर की ओर इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो फोर्स ऊपर की ओर है, ऐसे लगेगा टेढ़ा, तो ये ऊपर उठेगा, और ऊपर उठते उठते क्या होगा, एक कंडीशन में इसका वेट बैलेंस हो जाएगा सरफेस टेंशन के फोर्स से। तो उस हाइट पे जाके इसका हाइट क्या कर लेगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या?
तो चलिए, तो यहां पर ये ऊपर गया, एंगल कितना है, थीटा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ ट्यूब को पहले रिलेट कर लो। तो देखिए, रेडियस ऑफ ट्यूब स्मॉल आर है, ये कॉन्टेक्ट एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा आ जाएगा, तो ये एंगल थीटा है। तो कैपिटल आर कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर होगा कि नहीं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं। तो अलग अलग एंगल ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से रेडियस ऑफ कर्वेचर और ट्यूब के रेडियस में रिलेशन ये आएगा। बात समझ गए। तो कैपिटल आर कॉस थीटा स्मॉल आर के बराबर है। इतना समझ में आ रहा है। तो एक बात बताइए, अगर थीटा 0 हो तो क्या होगा, थीटा अगर 0 होगा तो ये पूरा ऐसे बनेगा, हेमी स्फेयर बनेगा। जो मेनिस्कस देख रहे हैं वो पूरा हेमी स्फेयर बनेगा। बात समझ गए। और अगर आप उसके करस्पॉन्डिंग कांटेक्ट एंगल बढ़ता जाएगा तो इस तरह से उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग, और रिलेशन होगा कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। समझ आई बात। अब मैं आपको प्रेशर से इसका एक्सप्लेनेशन करता हूं, और आप लोग भी इसको प्रेशर से ही निकालें ज्यादातर। किससे, प्रेशर से। हम फोर्स बैलेंसिंग से भी लिख सकते हैं, बट मैं पहले प्रेशर से बता रहा हूं कैसे। यहां ऊपर प्रेशर कितना है, और आपको पता है एक्सेस प्रेशर लिखने के लिए, एक्सेस प्रेशर लिखने के लिए आपको रेडियस ऑफ ट्यूब चाहिए या रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर चाहिए। तो यहां पर जब आप प्रेशर लिखेंगे इस जगह पे, ज्यादा होगा कि कम होगा, सरफेस ऐसा है, कितने दिनों से पढ़ा रहा हूं, सरफेस ऐसा है तो इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है। तो सरफेस ऐसा है, इधर का प्रेशर ज्यादा है, इधर का प्रेशर कम है। तो इधर का प्रेशर कितना कम है, तो एक्सेस प्रेशर कितना है, सिंगल सरफेस है क्या, एक्सेस प्रेशर है 2T बाय कैपिटल आर। याद रखना, इस पूरी कैलकुलेशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर ले रहा हूं मैं, रेडियस ऑफ ट्यूब नहीं ले रहा हूं मैं, एकदम एंड में रखूंगा उसको। इसलिए मैंने पहले रिलेट कर दिया कैपिटल और स्मॉल आर का रिलेशन। बात समझ गए क्या। तो यहां पर जो आपका जो सिचुएशन है, इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, नीचे प्रेशर कम है, और प्रेशर है कितना, P0 माइनस 2 कैपिटल T बाय आर। माइनस क्यों किया समझ रहे हो, तो ध्यान से समझना। अगर ये सरफेस फ्लैट होता तो यहाँ का प्रेशर भी P0 और यहाँ का भी P0 ही रहता, तो ये ऊपर राइज नहीं करता, ऐसे ही रहता नीचे। लेकिन ऊपर राइज कैसे किया है, क्योंकि जब ये ऐसा सरफेस बनता है तो इधर का प्रेशर ज्यादा है, इधर का कम है, तो प्रेशर इक्वलाइज होने के लिए ऊपर उठता है। कैसे, यहां पर प्रेशर कितना होना चाहिए बताओ आप, क्या यहाँ का प्रेशर P0 है, तो लिक्विड में इधर से इधर, इधर से इधर आओ, P0 है यहाँ का प्रेशर, तो यहाँ का प्रेशर भी P0 होना चाहिए। और सरफेस ऐसा बनने की वजह से यहाँ पे प्रेशर P0 है तो यहाँ पे थोड़ा कम है, इसीलिए वो हाइट लेकर प्लस ρgh करके यहाँ का प्रेशर बैलेंस हो रहा है। तो व्हाट इज द इक्वेशन, P0 माइनस 2T बाय कैपिटल आर, P0 माइनस 2T बाय कैपिटल आर प्लस ρgh दैट इज इक्वल्स टू P0। ये लीजिए कितना हाइट राइज करेगा, ये सॉल्व हो गया आपके पास। तो P0 से P0 कैंसिल आउट हो गया। तो जो कैपिलरी राइज हो रहा है उसमें कितना हाइट राइज कर रहा है, 2T बाय ρgr, वेयर r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। फॉर्मूला ये याद करेंगे अगर किसी को रटना है तो। समझ आई बात। और इसके बाद आपको पता है कैपिटल आर और स्मॉल आर का रिलेशन अलग अलग कॉन्टेक्ट एंगल के हिसाब से। समझ आई बात। तो यहां से h की वैल्यू आ जाती है आपके पास 2T अपॉन ρg स्मॉल r बाय cos थीटा। दिस इज, बात समझे कि नहीं।
तो इसको नोट कर लीजिए बेटा। ये ट्यूब थोड़ा बड़ा बना हुआ है ना, यहाँ तक दिखाना ट्यूब। अगर ये डायग्राम जो लोग भी बनाएंगे ट्यूब यहाँ तक दिखाएंगे पूरा, है ना, क्योंकि अभी पता चलेगा आपको कि हम कैपिलरी अगर इनसफिशिएंट हाइट की लेंगे तो क्या होगा। आप लाइन बड़ा कर दो बस उसको, बस हो गया, सही है। ठीक है, ये डायग्राम जो लोग भी बनाएंगे ये ट्यूब यहाँ तक दिखाना है आपको अभी। ठीक है, ट्यूब अभी हमारे पास बहुत अवेलेबल है, जल्दी नोट करिए। तो 2t cos थीटा बाय रो जी आर। कैपिटल आर स्मॉल आर का रिलेशन आप रट भी सकते हो, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, अगर हम मान लो थीटा की अलग अलग वैल्यू देते जाएंगे, ये आता जाएगा आपका आंसर। इतना समझ आ गया। देखो मैं आपको फोर्स बैलेंसिंग से समझा रहा हूं। ओके, देखिए ये ट्यूब है आपका, ये वाटर किसी हाइट h तक राइज कर गया, तो ये स्फेरिकल मेनिस्कस है, ये ऐसे है सर्कल, देखो आप। ठीक है, ये किसका पार्ट है, एक स्फेयर का पार्ट है। बताइए यहां से ना, ये जो जो सर्कल टच कर रहा है ना आपका सॉलिड को, वहीं से कट करो। और हम लिक्विड का एफबीडी बना रहे हैं, किसका, लिक्विड का एफबीडी बना रहे हैं, तो वो सर्कल जो है वो लिक्विड वाले पार्ट का है, तो वो ऐसा है, इस तरफ दिखाई दे रहा है। एक मिनट देखना, ये सब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। इधर टीडीएल आएगा, इधर टीडीएल आएगा, कितना, टीडीएल। इसमें आपको पता है कि ये टेंजेंट और ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, या एक मिनट रुक जाओ, ये नहीं होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा। ये स्फेयर का सेंटर इधर जाएगा ना, तो मुझे बताइए, चलो इतने ज्यादा क्या दिमाग लगाना, यहीं से निकाल लेते हैं एंगल। ये थीटा है तो ये थीटा है, आमने सामने, यस और नो। टीडीएल का कॉस थीटा, टीडीएल कॉस थीटा ऊपर जाएगा, इधर भी टीडीएल कॉस थीटा, टीडीएल कॉस थीटा। ये थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट, टीडीएल साइन थीटा, इधर टीडीएल साइन थीटा, टीडीएल साइन थीटा। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, और इन सब का टोटल T इंटू 2 पाई स्मॉल आर, रेडियस ऑफ ट्यूब 2 पाई स्मॉल आर इंटू कॉस थीटा, किधर गया, ऊपर। तो ऊपर जो यहाँ पे ऐसे और ऐसे जो फोर्स है, इसका रिजल्टेंट है ऊपर, दैट इज T इंटू 2 पाई स्मॉल आर कॉस ऑफ थीटा, यस और नो। अब ये क्या कर रहा है,
ये जो हाइट h है इसके वेट को क्या कर रहा है, जितना हाइट ऊपर उठा हुआ है उसको वो बैलेंस कर रहा है। बात समझे कि नहीं? और जब हम इस हाइट को लिखेंगे ना तो ये जो मेनिस्कस है इसके शेप को थोड़ा सा हम नेग्लेक्ट करेंगे। मतलब हम कुल मिला के ये जो हाइट h कंसीडर कर रहे हैं ना उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको पूरा पूरा एक सिलेंडर की तरह मानेंगे। तो बताइए mg कितना एक्ट करेगा? mg इक्वल्स टू, चलो लिख लेते हैं, कितना? डेंसिटी ऑफ लिक्विड पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू h इंटू जीबी आएगा, बिल्कुल जीबी आएगा। तो ये mg किसको बैलेंस करेगा? 2t पाई स्मॉल r cos थीटा इक्वल्स टू रो पाई r स्क्वायर h इंटू जी। ये फोर्स बैलेंसिंग से लिखा है मैंने, समझ आई बात? यहां से आप देखें व्हाट इज द हाइट राइज, 2t cos थीटा अपॉन रो जी स्मॉल r, दिस इज द हाइट राइज। ये फोर्स इक्विलिब्रियम से लिखा है, उधर प्रेशर से लिखा है। आपको दिख रहा होगा कौन ज्यादा आसान है? ये वाला ज्यादा आसान है, इधर बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। बात समझे कि नहीं? इधर क्या आएगा आपके पास, और मेरा सजेशन भी है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए आप क्या करो, प्रेशर से लिखो। फोर्स बैलेंसिंग में तो क्या होता है, एक जेई ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने ट्यूब ऐसा टेढ़ा कर दिया यो, और ऊपर मेनिस्कस का सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब जब आप उसमें वेट बैलेंसिंग लगाओगे ना तो सिर्फ वेट की बात नहीं होगी, नॉर्मल यूं आएगा ट्यूब से, तो वहां से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो बेटर तरीका क्या है, प्रेशर लिखते जाएं, क्योंकि प्रेशर लिखने में कोई दिक्कत नहीं। ऊपर मेनिस्कस का बस रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, इधर का पी नॉट है तो इधर का पी नॉट माइनस 2t बाय आर और प्लस रो जी एच, दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट। ये लिख दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा। ये कितना हाइट राइज करेगा, बात समझ गए? इतना समझ में आया? तो इसके लिए कोई अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई थीटा हम दे देंगे। अब आपको ये बात समझ में आना चाहिए, अगर थीटा एक्यूट है तो ये ऊपर राइज करेगा, और थीटा ऑब्ट्यूस है तो नीचे जाएगा। तो अगर हम बात करें कि इफ थीटा कैसा हो, ऑब्ट्यूस, एक्यूट का तो डायग्राम आपके पास बना हुआ है ही। ऑब्ट्यूस में क्या होगा, जो लिक्विड होगा ऐसे, ये आपका कैपिलरी ट्यूब है ना, उसमें आपको डिप्रेशन दिखाई देगा हाइट में। क्या दिखाई देगा? इतना डिप्रेस हो जाएगा, ये हाइट h होगा। बात समझे क्या? तो लिक्विड ऐसे नीचे चला जाएगा, डिप्रेस होकर दिखाई देगा, और वेटिंग लिक्विड होगा तो ऊपर राइज कर जाएगा। बात समझ गए? आप समझ रहे होगे कि रेडियस ऑफ ट्यूब क्यों छोटा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? एक तो नेग्लेक्ट तो चलो हम कर ही रहे हैं, वो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे भी देखो आप, रेडियस छोटा होगा तो आपको गिवन सिचुएशन में h ज्यादा, अब आपने इतना बड़ा रेडियस ले लिया, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कुछ उठा भी है। या जितना आप रेडियस कम रखेंगे, बहुत कम रेडियस पे, उसकी वैल्यू जो ऊपर राइज करेगी वो आपको दिखेगी प्रॉपरली। बात समझ गए क्या? तो अब इसमें ना जो बात आ रही है वो ये है कि जो कैपिलरी, इधर देखिए, पानी के सरफेस के ऊपर जितना आपका ट्यूब की लेंथ है वो सफिशिएंट है जितना इसको राइज करना चाहिए। कितना राइज करना चाहिए? h बराबर 2t cos थीटा बाय रो जी आर। थोड़ी देर के लिए मान लो ये 10 सेंटीमीटर राइज कर रहा है, तो ट्यूब आप ऊपर अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा देते हो, 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर पे ऐसे अटका हुआ नजर आएगा आपको। फिर ऊपर कितना भी एक्सटेंडेड हो, कितना चढ़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर इस कैलकुलेशंस के हिसाब से इसको 10 सेंटीमीटर राइज करना है और आपने कैपिलरी दिया, वो सरफेस के बाहर जो निकला हुआ है वो 8 सेंटीमीटर ही निकला हुआ है, क्या होगा? देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो 8 पे आने के बाद पानी बाहर गिरने लग जाएगा, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। वो मतलब ये आना दिमाग में कोई अजीब सी बात नहीं है। आपको लगेगा कि हाँ भाई ये ऊपर आ रहा है तो फिर तो उसको बाहर निकल जाना चाहिए,
लेकिन होता पता है क्या है, जैसे ही अगर आपने इनसफिशिएंट हाइट का कैपिलरी दिया उसको, तो जैसे ये समझना कैपिलरी का वॉल है, ये कैपिलरी खत्म हो गई यहाँ, ये मेनिस्कस आ रहा है यहाँ से ऐसे यहां तक तो पहुंच गया। अब अगर इसके पास जगह होती तो ये ऐसे कैसे ही ऊपर जाता, लेकिन अब इसके पास जगह नहीं है, तो पता है ये यहाँ पे आने के बाद बाउंड्री यहाँ अटक जाएगी इसकी। पहले तो ये बाउंड्री यहाँ अटक गई क्योंकि आगे तो जा नहीं सकती, जगह ही नहीं है ऊपर। अब ध्यान रखना, मैं ये वाला हाथ हटा रहा हूं, ये बाउंड्री पे अटकी हुई है, सबको दिख रहा है। अब यहां से प्रेशर पड़ रहा है कि और जाना है ऊपर, तो ये ऐसे ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा लेगा अपना, तो वो उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर बना लेगा जिस पर उसको वहां पे अटके रहना है। तो याद रखिएगा, जैसे ही ऊपर आ गया, कांटेक्ट एंगल थीटा था ना, वो बढ़ने लग जाएगा ऐसे। अब कांटेक्ट एंगल का कोई मीनिंग नहीं रहा, क्यों? क्योंकि अभी उस पे यहां से भी जो हमने कांटेक्ट निकाला है वो फ्रीली लिक्विड था आपका। अभी क्या हो रहा है, ये ऊपर आके ऐसे अटक गया, यहाँ पे अटकने के बाद यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है, तो ये ऐसे फ्लैटनेस की ओर बढ़ रहा है। फ्लैटनेस का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीधा हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाता जाएगा और उसी हाइट पे अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो अगर आपका कैपिलरी इनसफिशिएंट हाइट का है, कैपिलरी किस हाइट का है, तो जो भी आप हाइट दोगे उस हाइट के हिसाब से वो ऊपर अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर बना के अटका रहेगा। समझ में आई बात? तो ऐसा नहीं है कि अगर कैपिलरी इनसफिशिएंट हाइट की है तो ऊपर से जो लिक्विड है वो बाहर ऐसे फ्लो करके गिरने लगेगा। ऐसा ऊपर आने के बाद फिर वो इस कॉर्नर से तो टच करता रहेगा और इधर प्रेशर की वजह से वो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर राइज कर लेगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर लेगा। तो याद रखना, ऊपर आने के बाद वो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होना चाहिए उस ट्यूब में, जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कांटेक्ट एंगल, वो उस रेडियस ऑफ कर्वेचर पे नहीं रह जाएगा, तो ऊपर कुछ आर डैश बना लेगा। क्या बना लेगा? तो यहाँ का प्रेशर होगा पी नॉट, यहाँ का होगा पी नॉट माइनस 2t बाय आर डैश प्लस रो जी एच डैश। एच डैश कौन सी हाइट है? जो आपने उसको इनसफिशिएंट हाइट दिया है। बात समझ में आया कि नहीं? तो दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट। तो पी नॉट माइनस 2t बाई आर डैश प्लस रो जी एच डैश इक्वल्स टू पी नॉट। उसको कैंसिल आउट कर दो, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कितने एच डैश के लिए कितना आर डैश होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? और उसका रिलेशन आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? तो नेक्स्ट क्लास में मैं लिख दूंगा इसको, कल है अपनी क्लास, है ना? आपके पास टाइमिंग आ गई होगी वो सब, है ना? तो इसके बाद हमें विस्कोसिटी पढ़ना है। क्लियर? इसमें 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग विस्कोसिटी पे जाएंगे और फिर जितना भी टाइम बचेगा उसमें वेव्स स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।